नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हम हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में पीएम मोदी की परियोजनाओं और उनके दिए गए नए नारे पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पीएम ने नए नारे ने दिल्ली की सियासत में और गर्माहट ला दी है। दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी को नया आपदा नाम दिया है और नई दिल्ली विधानसभा चुनावों में लोगों से आपदा से मुक्ति पाने के लिए नया नारा दिया कि दिल्ली से आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। अब तक देश भर में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर लोगों को दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि कभी भी शीश महल बनाने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद पीएम मोदी के हमलों का आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। तो अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी को नया नाम आपदा दिया और दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों से आपदा से मुक्ति पाने के लिए नारा दिया कि दिल्ली से आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में बिना केजरीवाल का नाम लिए कहा कि पूरे देश के लोग उनके ही परिजन हैं। उन्होंने हमेशा बेघर लोगों को ही पक्की छत देने का काम किया है। अब तक देश भर में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर लोगों को दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी उन्होंने शीश महल बनाने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद पीएम मोदी के हमलों का आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए जवाब भी दिया। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। बहरहाल पीएम मोदी के भाषण से दिल्ली के समर में सावरकर के नाम पर सियासी हलचल बढ़ सकती है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी मूड को पीएम मोदी ने अपने भाषण से नई चुनावी धार देने की कोशिश की है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आएंगे, क्योंकि अब जो तरह से देखें कि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उसका सभी को इंतजार है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का। बहरहाल आज पीएम मोदी की जो रैली की, जो संबोधन दिया, उसके बाद एक बड़ी परियोजना का सौगात भी दिल्ली वासियों को दी, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए काफी अहम और खास दिन रहा। 4300 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो सभी की जो निगाहें थी, सभी
कि जो काम थे पीएम मोदी के भाषण पर टिके रहे और एक बात पर आकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ही आप पर निशाना साध दिया कि आप आपदा बनकर दिल्ली में आई। देखिए, दिल्ली का असली चुनावी मुकाबला ये शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगाज के साथ ही आप इस चुनावी मुकाबले को तब्दील होते देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी रैली की और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को विकास योजनाओं की सौगात दी, उसमें कई परियोजनाएं और खासतौर से जो लाभार्थी उनको जो चाबियां सौंपी गई, उसके जरिए आवास योजना जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का, जिसके जरिए वो आम लोगों को और खासतौर से जो वंचित वर्ग है उनको आवास उपलब्ध कराते हैं। तो इसकी बड़ी चर्चा रहती है और चुनावी टाइमिंग में उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये भाषण भी दिया है, अगर इस भाषण के लबोलुआब की बात करें तो निश्चित तौर पर विकास के एजेंडे के साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक बड़ा हमला यहाँ पर बोला है और जिस तरीके से निशाने पर लिया है आप पार्टी सरकार को, केजरीवाल को परोक्ष रूप से सीधे तौर पर आपदा पार्टी बताते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि एक चुनावी रन का मुकाबला तय करते हुए प्रधानमंत्री वो नजर आ रही हैं, वो दिख रही हैं और इसीलिए इस चुनावी मुकाबले में उनके भाषण की अगर बात करें तो ज्यादातर भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर आप पार्टी को निशाने पर रखा है और उनकी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। 10 साल के दौरान दिल्ली को आपदा में तब्दील कर दिया गया, ये उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है और इसी के साथ उन्होंने उन मुद्दों का जिक्र किया है जो कि चुनावी लड़ाई में धारदार तरीके से बीजेपी आगे बढ़ाएगी। लिहाजा उन्होंने उन मुद्दों की जिस तरीके से हमला किया है वो आगे भी इसकी रफ्तार को तेज करेंगे और कहीं ना कहीं जो आने वाली प्रस्तावित रैली है उस पर निगाहें रहने वाली है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जो भ्रष्टाचार का जिक्र किया, एजुकेशन सेक्टर से लेकर अन्य सेक्टर्स के बातें गिनाते हुए जिक्र किया गया है, तो न सिर्फ करप्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, अन्ना हजारे का भी जिक्र किया कि वो उनके सहारे सत्ता तक आए और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को आपदा में तब्दील कर दिया, तो ये एक बड़ा हमला ही माना जा रहा है। अब उसके पलटवार में केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी आपदा है और आपदा नहीं आशीर्वाद है, ये उन्होंने जिक्र किया है। तो आपदा बनाम आशीर्वाद, ये लड़ाई जो है अब यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखा है। तो यानी ये माना जाए कि दिल्ली में जो सीधी लड़ाई कांग्रेस को यहाँ पर किनारे रखते हुए बीजेपी सीधे आम आदमी पार्टी से यहाँ पर ये मुकाबला लड़ेगी, तो उसमें प्रधानमंत्री ने अपना टारगेट वो सेट कर दिया है और उसी में उन्होंने अपने भाषण को पूरी तरीके से केंद्रित रखा है आम आदमी पार्टी पर, उसकी योजनाओं पर। दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कई मुद्दे गिनाए। तो ये खास मुद्दे ये हैं कि जब वो कोई नैरेटिव नहीं है, बीजेपी आपदा है, कोई एजेंडा नहीं है, कानून व्यवस्था का उन्होंने जिक्र कर दिया और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यहाँ पर गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। तो ये जो एक खास तौर से शीश महल का जब जिक्र हुआ प्रधानमंत्री की ओर से, उसका जो पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने वो काफी तीखा है। उसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शीश महल को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है केजरीवाल को और उनकी पार्टी को, और इसलिए जब प्रधानमंत्री ने भी भाषण में इस बात का जिक्र किया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करते हुए केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि शीश महल का जिक्र करते हैं लेकिन वो विमान का बात करते हैं, उनके आवास की बात करते हैं और जो प्रधानमंत्री के तौर पर जो निजी आरोप एक तरीके से दिखाई दिए हैं ये कहीं ना कहीं लड़ाई को तीखा करेंगे और निश्चित तौर पर ये जो घमासान है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं, आज के भाषण की बात कर रहे हैं अगर, तो इसमें कई बड़े सवाल हैं जिसके जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मुद्दे चुन लिए हैं, उनके जरिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी पलटवार करने में वक्त जाया नहीं किया, उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। तो ये लड़ाई जो है एक रोचक फ्रंट पर उभर कर आ रही है, यानी तीखी लड़ाई होगी आने वाले दिनों में, सीधे तौर पर ये देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तीखी लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, वो साफ तौर से देखने को मिल रही है ललित, क्योंकि जिस तरह से देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान अपना भाषण दे रहे थे सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही उन्होंने निशाना साधा है, कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, यानी कि सीधी सीधी जो टक्कर है वो आपको देती हुई बीजेपी नजर आएगी। देखिए, अगर आज देखा जाए आज के पूरे दिन का घटनाक्रम जो है, आज तक हम ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी
कोई बात कहती थी और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती थी। बिल्कुल। लेकिन आज के दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही और उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल जो है उस पूरे मामले को लेकर सफाई दे रहे हैं। यानी कि ये एक सबसे बड़ा आज के दिन का बहुत बड़ा अंतर है और अब ये अंतर जया आने वाले दिनों में भी बनता रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी पार्क में रैली करने जा रहे हैं और उस दिन संडे भी है, तो उस दिन जो है सियासत का संडे होने वाला है पूरी तरीके से। और आज देखिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो है इस चुनाव का एजेंडा लगभग सेट कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार को किस मोर्चे पर घेरना वाले हैं। एक और वो शीश महल का मुद्दा उठाने वाले हैं, जिसको लेकर वो लगातार उन्होंने बहुत ही एक तरह से एक सधे हुए अंदाज में बहुत अच्छी बात कहते हुए कहा कि अगर बनाना ही होता तो शायद मैं भी अपने लिए मकान बना लेता, तो मैं भी अपने लिए शीश महल बना लेता, लेकिन मैंने जो है गरीबों के लिए मकान बनाने का रास्ता जो है वो चुना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तो उन्होंने शीश महल को हमला कर दिया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है आज आम आदमी पार्टी को आपदा करार दे दिया है दिल्ली के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने भी उसका जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो कर रही है। तो कुल मिलाकर जया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की रैली के बाद से दिल्ली का जो सियासी पारा है वो 2 गुना और बढ़ गया है। और अब इंतजार करिए कि उस तारीख का जब चुनावों का ऐलान होगा उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली का सियासी पारा बिल्कुल टॉप लेवल पर होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सियासत तो अभी से गर्माती नजर आ रही है। बहरहाल अभी तारीखों का ऐलान होना है, उसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि कब जो तारीखें वो सामने आएगी। प्रणय, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने अपना हमला आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर किया है और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा क्या नया नारा पीएम मोदी का दिल्ली के चुनावी दंगल में काम कर पाएगा या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज इससे साफ तौर पर ये तो साबित हो गया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जो हमला है वो बीजेपी करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा रहने वाले हैं। और साथ ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज एक के बाद एक करते हुए कई मुद्दों को फोकस किया और उन पर हमला किया, साफ तौर पर ये विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हुए नजर आएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात तो आज जय हुई है, बाकायदा पोस्टर भी बीजेपी की तरफ से इसके साथ में आज दिल्ली में कई जगह एक हैं तो सेफ है कई भी पोस्टर लगाए गए हैं। तो यानी बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है वो साफ है, उसका विजन पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और ये 2 मुद्दे हैं जया जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला है। पहला मुद्दा कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है और दूसरा मुद्दा ये है कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। इन 2 मुद्दों पर जरूर बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर हो सकती है, लेकिन बाकी अगर मुद्दों की बात करें तो बीजेपी ने अपने मंच को साफ दिखा दिया है कि वो पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर इस बार आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटेगी। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि 5 तारीख की जो रैली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जया इस रैली के बाद ही जो उम्मीदवारों की घोषणा है बीजेपी बहुत करती हुई नजर आ सकती है। जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी बीजेपी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें थोड़ा और समय लग सकता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, अपनी 4 से 5 योजनाएं जनता के सामने रख दी कि अगर हमारी सरकार आती तो आपको ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने 47 उम्मीदवार यानी कि आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इंतजार है बीजेपी की सूची का। लेकिन सूची से पहले एक ये बड़ा तोहफा क्या कुछ दर्शाता है, क्या कुछ बयां करता है?
देखिए जहाँ आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से अभी तक की चर्चा में हम देख रहे हैं और जो खास तौर से अरविंद केजरीवाल का पलटवार है, वो खास तौर से तीखा पलटवार इसलिए भी क्योंकि सीएम फेस का उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनके पास नैरेटिव नहीं है कोई भी, यानी बीजेपी के पास। इसके अलावा उन्होंने तीसरी जो अहम बात कही है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, यानी आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में अब सीधे प्रधानमंत्री के भाषण पर निशाना साध रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं कि उनकी सरकार ने 10 साल में जो दिया है, 10 साल में बतौर केंद्रीय सरकार ने कुछ नहीं दिया दिल्ली को, ये वो इसको जोर शोर से प्रसारित करेंगे। और इसीलिए ये जो झुग्गी प्रवास की बात है और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, ये कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि झुग्गियां केवल जो उनके जगह पक्के मकान की वादे किए गए हैं वो वादे तो 200 साल में भी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि काफी कम तादाद में बन रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज जो एजेंडा सेट किया है उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल निशाने पर रही हैं, आम आदमी पार्टी निशाने पर रही है। उसके विकास का दावा खोखला और साथ ही जो भ्रष्टाचार उसका उन्होंने जिक्र किया है। अब मूल मुद्दा है कि जिस तरीके से जो लड़ाई आगे बढ़ेगी वो उम्मीदवारों के दम पर लड़ाई आगे बढ़ेगी और इसलिए उम्मीदवारों को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 70 उम्मीदवार अपने आम आदमी पार्टी ने दे दिए, 47 उम्मीदवार कांग्रेस ने दे दिए, लेकिन जो खरमास चल रहा है ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख शायद उसके बाद ही अब बीजेपी अपनी लिस्ट पहली जारी करे। सीईसी की बैठक वो बुलाएंगे और उसके बाद उस पर मोहर लगाएंगे। एक ही सीईसी की बैठक होगी ये भी कहा जा रहा है और इसके अलावा कई नाम तो चर्चाओं में थे, लेकिन बदली परिस्थिति में अब कई नामों को लेकर जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, अब बड़ी जानकारी तो जैसे कि मेरे साथी प्रणय ने दी थी आज कि यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में ये जानकारी निश्चित तौर पर मिल रही है कि रणनीति बदली है बीजेपी ने और उसके पीछे कई वजह है, क्योंकि उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के रणनीतिक तौर पर उस पर नया संतुलन बीजेपी बना रही है, इसलिए कई सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा जिन नामों को लेकर चर्चा रही है। और इसीलिए नई दिल्ली सीट पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा था कि वहां पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव लड़ते नजर आएंगे, ये समीकरण भी अब सस्पेंस पैदा कर रहा है। हो सकता है वहां पर चौंकाने वाला नाम दिया जाए बीजेपी की ओर से। तो दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि संघ और जो बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी जो पूरी तरीके से रणनीति थी उसमें कहीं ना कहीं समीकरण बदले हैं और इसलिए कई सीटों पर चौंकाने वाले समीकरण देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात यहां कर लेता हूं। कांग्रेस ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें भले ही वो दूर रख रही हो बीजेपी के, कांग्रेस को इस लड़ाई में शामिल न करके सीधे बीजेपी पर अटैक किया जाए और उसके जरिए एक गोल सेट किया जाए, तो कांग्रेस इसमें ये कह रही है कि वीर सावरकर का आज एक मुद्दा आया है जो कॉलेज है, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वीर सावरकर के जरिए नेहरू की विरासत को यहाँ पर एक टारगेट करना बीजेपी का फोकस दिख रहा है। दूसरा जो पुजारी और ग्रंथी योजना उसको भी जवाब देने की रणनीति का एक हिस्सा विशेष तौर पर यह माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि माफी जिन्होंने मांगी उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, लेकिन ये इतिहास के अलग हिस्से हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई इस पर होती रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सावरकर के जिक्र के बाद ये अटैक करती नजर आई है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। दूसरी तरफ बीजेपी अटैक करती नजर आई है कि सावरकर को लेकर अभी तक वो मान सम्मान क्यों नहीं मिला, तो ये एक बड़ा मुद्दा है ये, और इसीलिए वीर सावरकर के जरिए बीजेपी अब अपना नैरेटिव सेट करेगी। जिस नैरेटिव की बात केजरीवाल कर रही हैं, तो बीजेपी ने अपना नैरेटिव तो विकास के एजेंडे पर और जो आरोप आज प्रधानमंत्री ने लगाए हैं उनका जवाब देते हुए जितना तीखा आरोप कोशिश की है केजरीवाल ने, इसको एक मुद्दा बनाने की होगी। तो दो तरफा लड़ाई लड़ी जाएगी। अब एक तरफ तो बीजेपी का फ्रंटवार जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, दूसरी तरफ संघ का जो नेतृत्व है, संघ की जो कार्यकर्ता हैं उनकी टीम जो है वो एक मध्यम वर्ग के बीच लगातार पहुंच रही है और जो एक परोक्ष प्रचार चलता है उसको आगे बढ़ा रही है। हमने देखा है ये प्रचार जिसके जरिए स्थानीय नेतृत्व को आगे करते हुए चुनाव लड़ा गया है, चाहे वो हरियाणा की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो। तो ऐसे में सीएम फेस, और इसीलिए इस पर सस्पेंस बनाया है बीजेपी ने, सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया है और इसीलिए इनके जवाब जो है बीजेपी आने वाले वक्त में वो देती नजर आएगी। और जो प्रधानमंत्री की आने वाली रैली है उसमें जो पलटवार हुआ है उनके जवाब वो देते नजर आएंगे। विकास के एजेंडे पर, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी जमकर हमला बोलेगी। सीधे तौर पर दिल्ली की राजनीति में आप देखेंगे कि इसको लेकर एक घमासान छिड़ेगा और निश्चित तौर पर
वार पलटवार और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, वार पलटवार तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है इस समय दिल्ली की सियासत में, और खूब जमकर देखने को मिल रहा है, चाहे आप हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। यहाँ पर ललित, क्या ये कहा जा सकता है कि ये चुनावी स्टंट है, जिस तरह से योजनाओं की घोषणा की है और अभी उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे हैं? देखिए, जहां तक जानकारी मेरी बता रही है वो ये है कि आने वाला जो हफ्ता है जी, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए काफी अहम माना जा रहा है, और हो सकता है कि संडे की रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो हो सकती है जी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी जो है पहले 24 नाम जो है, तकरीबन 2 दर्जन नाम जो है जारी कर सकती है, और बाकी उम्मीदवारों का नाम जो है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। यानी कि जो अगला हफ्ता है वो एक तरह से केंद्रीय चुनाव समिति के लिए काफी अहम है। और दूसरा सबसे अहम बात, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि आज जो ये खबर निकल कर आई हमारे साथी ने जैसा कि दी, वीरेंद्र सचदेवा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो जया, मैंने इस बात को तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले ही चर्चा में हम लोगों के बीच बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल। और कहीं पर भी जहां भी चुनाव हुआ है वो नहीं चुनाव लड़ते हैं, उनको संगठन से इस तरह के ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की जो खबरें आई थी उसको लेकर कभी भी वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई, या उन्होंने कभी किसी तरह की कोई दावेदारी नहीं की थी। लेकिन कुल मिलाकर जो भी है, अब ये खबर आई है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक और झुग्गी झोपड़ी के वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है, वो हम लोग समझ रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है कि हमने 2022 में भी मकान दिए थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक तरह से सकारात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो झुग्गी वोटों को अपनी फेवर में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वही उसका एक तरह से अगर देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी का सबसे स्ट्रांग वोट है, और एक ऐसा वोट है जो आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभार्थी है। और उस लाभार्थी को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उस लाभार्थी को किसी तरीके से अपने पास लाया जा सकता है तो वो है झुग्गी की जगह मकान। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से 1675 मकान दिए गए हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा कि तकरीबन कालकाजी में हमने 3000 मकान देने का काम किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 4500 से ज्यादा मकान जो है झुग्गी वालों को दे चुकी है, और खुद पीएम ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में भी देंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान आज बन गए हैं, उनका भी आज उद्घाटन हो गया है। अब देखिए किस तरीके से कैसे एक तरह से अगर इसको थोड़ा सा समझे भाषा में, तो एक तरफ जहां झुग्गी वालों के लिए मकान बना तो झुग्गी का वोट बैंक जो है उसको एक मैसेज गया, सरकारी कर्मचारी जो कि दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं उनके लिए एक मैसेज गया। तीसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज खुले। आज हमने योगेश सिंह से बात की जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये तीनों कॉलेज अपने फुल स्ट्रेंथ में रन करने लगेंगे उस दिन तकरीबन दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटों में 5000 का इजाफा हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5000 विद्यार्थियों को नए एडमिशन मिलने लग जाएंगे। तो आप समझिए कि कंबाइंड कॉम्बो पैक जिसे कहते हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी ने फायर किया है, और इसका फायदा उसे कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज उसकी स्ट्रेटजी यही रही है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा सभी अगर दलों में बात करें, सभी वर्गों में बात करें तो सेंध लगाने की कोशिश की है। प्रणय, यहाँ पर जिस तरह से देखे कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश में, लेकिन क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा गया बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या दिल्ली का चुनाव भी इसी तरह लड़ा जाएगा और उसमें भी फतह हासिल होगी? साफ हो गया है जिस तरीके से गया आज जो पूरा घटनाक्रम रहा, पोस्टर जारी हुए, उससे ये साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव न लड़ना, ये खबरें भी सामने आ गई हैं। सीएम चेहरा कोई पार्टी ऐलान नहीं करेगी, ये भी काफी हद तक माना जा रहा है। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बड़ी घोषणाएं की और अब एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, तो जनता चाहती है कि जो लोकसभा में समर्थन बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिलता हुआ नजर आता है,
वही समर्थन उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मिले। एक और अहम बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा जया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली का संबोधन था वो खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद जो दिल्ली के पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट्स को उठा हुए बोला। अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जरा सी भी चूक, जरा सी भी लापरवाही आने वाले चुनाव में उनके लिए काफी ज्यादा भारी हो सकती है। यही कारण है कि वो जनता के सामने जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या अपनी योजनाओं के जरिए, क्या जो उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया है उसके जरिए, उनकी कोशिश इस बात की है कि लोगों के दिलों पर वो छाप बनी रहे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें एक अच्छा मैंडेट, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छे वोट बैंक के साथ वो इस जीत को, दिल्ली विधानसभा के चुनाव को फतेह करे। आम आदमी पार्टी की पूरी यही कोशिश है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाला था और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की तारीखों का कब तक ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा संबोधन देके एक बड़ी योजना का यहां पर घोषणा करके और 4300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देके कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के दिल में जगह बनाने की जो पूरी कोशिश है बीजेपी की, वो साफ तौर से देखने को मिली है। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद